Hello everyone, once again. We are starting with our continued topic that is called precision. जहाँ पर कि इसकी प्रीवियस हम एक्यूरेसी की बात कर रहे थे कि एक्यूरेसी मीन्स कि हमारे ट्रू वैल्यू के आसपास कितना हमारा इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट मेजर कर रहा है। प्रिसिशन की बात करें, प्रिसिशन का मतलब ये होता है कि आप उसी पर्टिकुलर ट्रू वैल्यू या फिर हो सकता है कोई भी जो इंडिकेटिंग वैल्यू है उसके आसपास आप कितनी बार आप रीडिंग नोट करवा रहे हो। सो हो सकता है कि आपकी रीडिंग जो आप नोट करवा रहे हो बार बार आपकी मेजरमेंट जब कर रहे हो तो आपकी रीडिंग एक्यूरेट ना हो, बट इट शुड बी प्रिसाइज। उसका एक एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पर एक नीचे हमारे पास एक बेल डायग्राम है। बेल डायग्राम में शो करता है कि लेट अज्यूम कि ये हमारे पास में एक ट्रू वैल्यू है जहाँ पर कि हमें एक्यूरेट मेजरमेंट मिल सकता है। हो सकता है कि क्योंकि हम लोग जब लैब टेस्ट करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं लैब के अंदर, तो हमें एक से ज़्यादा बार 4 से 5 बार मेजरमेंट करने को बोला जाता है, इसीलिए ताकि हम पता कर सकें हम जो वैल्यू है वो प्रिसाइज है या नहीं है, ताकि उसके आसपास की वैल्यू का एवरेज लिया सके। तो एज्यूम के तौर पे कि हमारा जो हमने मेजर्ड वैल्यू लिए 4 से 5 टाइम की, उसकी वैल्यू एक्यूरेसी के आसपास हमारा एवरेज वैल्यू बनाते हुए किसी और वैल्यू के आसपास हमारी एवरेज वैल्यू बना रही है, मगर वो बहुत ही प्रिसाइज है उस पर्टिकुलर वैल्यू के आसपास। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो मेजरमेंट टूल है वो प्रिसाइज है मगर एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, तो इट कैन बी पॉसिबल डेट ऑल्सो डेट। ठीक है, तो एक्यूरेसी इंप्रूव करी जा सकती है कैलिब्रेशन से, मगर प्रिसिशन कभी भी इंप्रूव नहीं करा जा सकता है कैलिब्रेशन पर्पस के माध्यम से। ओके, दैट इज अ केस। और इसका बेसिक डेफिनेशन डिफाइन इस तरह भी करता है कि इट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम फ्रॉम एरर, कि हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है हमारी इंस्ट्रूमेंट की। इसको एक बहुत छोटा एग्जांपल है जहाँ पर कि हम लोग हर बार हम लोग एक इंडस्ट्रियल रोबोट के प्रोग्राम के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करते हैं। लेट अज्यूम कि आपके पास में 3 रोबोट है, रोबोट 1, रोबोट 2 एंड रोबोट 3। तो जहाँ रोबोट 1, रोबोट 2 और रोबोट 3 को अलग अलग जगह के ऊपर कंसंट्रेट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर हम इसको एक डॉट के माध्यम से, जो डॉट हम लोग खेलते हैं उस गेम से थ्रू भी समझा सकते हैं कि एक बोर्ड है, उस बोर्ड के ऊपर सेंटर के ऊपर 10 पॉइंट्स है और बाहर के ऊपर जैसे जैसे बाहर जाते होगे वहाँ पर पॉइंट्स कम मिलेंगे। तो बोला है कि इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के अंदर से आपका मैक्सिमम एक्यूरेट कौन बनता है और प्रिसाइज कौन है। तो आप देखोगे फर्स्ट वाले आपके डायग्राम के अंदर आपके जो डॉट्स हैं वो सब दूर 6 डॉट्स आपके जो हैं वो अलग अलग पार्ट में है। मेरे पास में एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। इट मीन्स हर कोई मेरी एक्यूरेसी से बहुत दूर है, और ऐसा भी नहीं है कि वो जो 6 मेरे पॉइंट हो एक दूसरे के आसपास बन रहे हो। तो हम बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट रोबोट है वो इनएक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी नहीं है। अब हम 20 सेकंड वाले पॉइंट की तरफ बात करें तो कोई भी जो मेरा डॉट है, रोबोट 2 ने कोई भी डॉट मेरे सेंटर पे नहीं लगाया, मगर हाँ उसने कुछ दूरी के ऊपर, लास्ट सर्कल के ऊपर उसने अपने सारे डॉट एक पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास में ही मारे हैं मेरे पास में। तो हमें कह सकते हैं कि ये जो रोबोट है वो इनएक्यूरेट है। ठीक है, मतलब इसकी एक्यूरेसी बहुत ही लो है, मगर ये बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है, मतलब अपनी वैल्यू को बार बार एक ही जगह के आसपास लगा पा रहा है। थर्ड वाले केस की बात करें जहाँ हम बोल रहे हैं कि ये सेंटर डॉट में ये मार पा रहा है जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, और क्योंकि लगातार एक ही जगह मार पा रहा है तो ये प्रिसाइज भी है हमारे पास में। ओके, डेट इज मीन हम बताते हैं कि एक्यूरेसी और प्रिसिशन कैसे अलग अलग होते हैं। एक और टर्म होती है, इसको रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी होती है। बहुत ही सस्टेन एग्जांपल से इसको समझा सकता हूँ कि लेट अस जूम करिए कि आपके पास में मैंने एक स्पेसिफिकेशन दिया है मेरी बैटरी का, जहाँ पर कि मैंने उस बैटरी के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कर्व को मैंने शो करा है। उस चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कर्व को शो करने के लिए मैंने अपनी तरफ से एक वोल्टमीटर, अमीटर और हो सकता है एक टाइम मेरे पास में एक टाइम नोट करने के लिए मैंने एक टाइमर लगा रखा हूँ, और उसके मदद से मैंने एक रफ कर्व ड्रॉ कर रखा और उसको मैंने किसी पेपर के अंदर पब्लिश कर रखा हूँ। अब कभी इस पर्टिकुलर चीज़ को, सेम चीज़ को मैं बार बार सेम इनपुट देके इसी सेम पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ये सेम कर्व में कभी ला पा रहा हूँ, तो मैं उसको बोलूँगा ये मैं रिपीटेबिलिटी कर पा रहा हूँ, मतलब सेम इंस्ट्रूमेंट के थ्रू सेम आउटपुट में ले पा रहा हूँ मैं मेरे पास में, तो उसको मैं रिपीटेबिलिटी बोलता हूँ। अब हम रिप्रोड्यूसिबिलिटी की बात करें इस एग्जांपल से, तो बोल रहा हूँ कि जो मेरा आउटपुट है, इनपुट क्या है मेरे पास में,
चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कर, मतलब कि हम जो हमारे पास में बैटरी है उसकी चार्जिंग कितनी देर में हो रही है और डिस्चार्जिंग कितनी देर में हो रही है, वो चेक करना चाह रहा हूँ। तो बोल रहा हूँ कि अब इसी चीज़ को कोई एक्स मेरे समझ लीजिए कोई और साइंटिस्ट है, उसको मैंने कहा कि इसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग आप वेरीफाई करिए। तो उसने मेरा रिसर्च पेपर लिया और सेम कर्व को उन्होंने ड्रॉ करने की कोशिश की यूजिंग आर इनपुट, जो भी मैंने बैटरी की रेटिंग दे रखी है उसको उन्होंने अपने लैब में टेस्ट करी। तो हो सकता है कि जिस लैब में वो टेस्ट कर रहे हो उसका इन्वायरमेंट अलग हो, उन्होंने जो मेजरमेंट टूल्स इस्तेमाल कर रहे हो मुझसे अलग हो, किसी और कंपनी के हो सकते हैं, क्योंकि वो बंदा भी कोई और है, कंडीशन लोकेशन भी अलग है, और मगर वो सेम कंडीशन अलग कंडीशन के दौरान वो सेम आउटपुट कभी प्रोवाइड कर पाए, सेम ग्राफ कभी प्रोवाइड कर पाए, उसको हम बोलते हैं रिप्रोड्यूसिबिलिटी। सेम आउटपुट हो कहीं और जाके किसी और टूल से प्रोड्यूस करना, उसको बोलते हैं रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ये जो रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी, इसको RNR स्टडी बोलते हैं, जो कि प्रिसिशन मेजरमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल माना जाता है। ओके, यहाँ पर एक कर्वेचर है जो मैं आपको शो कर रहा था कि रेफरेंस के आसपास कभी बार बार आप कुछ चीज़ रिपीट कर पा रहे हो तो रिपीटेबिलिटी हम कह सकते हैं। एक एग्जांपल है जहाँ पर कि हम रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी के लिए एक प्रिसिशन का मेजरमेंट हम चेक करना चाह रहे हैं कि हम एक रूम की विड्थ मतलब चौड़ाई नापना चाह रहे हैं, जहाँ जिसको हमने 10 बार चेक किया अल्ट्रासोनिक सेंसर से, और फिर एक बार एक मेटल स्टील टैप से उसको हमने मेज़र करा। तो 10 अलग अलग वैल्यूज़ आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रही है उसकी 5.381 से लेकर 5, ये आखिरी वैल्यू तक 10 टोटल है। कभी इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो इसकी मिनिमम मैक्सिमम जो वैल्यू है 5.383 इसकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है 5.377 इसकी एक मिनिमम वैल्यू यहाँ पर मैंने मेजर्ड है। ओके, तो आपको बोला गया है कि मेजरमेंट की व्हाट इज अ मेजरमेंट प्रिसिशन ऑफ द अल्ट्रासोनिक सेंसर। इस अल्ट्रासोनिक सेंसर का प्रिसिशन क्या है कि ये किस वैल्यू के आसपास लाई करती है। तो हम बोलेंगे कभी 10 वैल्यू का कभी मैं एवरेज निकालूं तो इसकी एवरेज निकलेगी 5.380, ठीक है। और हम बात करें कभी 5.380 इसकी आपकी एवरेज वैल्यू है तो इसकी हम मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू से कभी इसकी डेविएशन की बात करें तो इसका जो मेरा जो डेविएशन है, ठीक है, मिनिमम डेविएशन की बात करें कि 3.77 से इसकी दूरी कितनी है तो 0.0033 मीटर है, और इसके मैक्सिमम से डेविएशन कितना है तो 0.033। इट मीन्स एक कर्वेचर की हम लोग ड्रॉ करने की बात कर सकते हैं कि जहाँ पर कि इसकी जो एवरेज वैल्यू है वो कितनी है 5.830 है मेरे पास में, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है उससे इसकी दूरी कितनी है माइनस का 0.33 इतनी दूरी है, और मैक्सिमम के अंदर कितनी है प्लस का 0.33 इसकी कुछ दूरी है मेरे पास में। तो जो प्रिसिशन जो उसका डेविएशन है वो प्लस माइनस 0.03 मीटर है मेरे पास में। अब मैं बात करूं कि इसका मैक्सिमम इन एक्यूरेसी कितनी मिल सकती है इस पर्टिकुलर अल्ट्रासोनिक सेंसर से, तो इसके लिए कुछ नहीं करेंगे, आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, उससे आप मिनिमम वैल्यू का पहले तो माइनस कर लीजिए 5.8383 को आपका जो 374 है जो आपकी स्केल रीडिंग है उससे माइनस कर लीजिए, तो आपको मालूम पड़ जाए कि मैक्सिमम इन एक्यूरेसी कितनी है आपके टूल के अंदर, ठीक है। तो इससे हमें मिल जाएगा +9 mm, जहाँ से कि हम मेजरमेंट की एरर के बारे में जानकारी रख सकते हैं। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड एक बहुत ही बेसिक फंडामेंटल फीचर है जो कि ग्रेजुअली उन इंस्ट्रूमेंट में पाया जाता है जो पुराने होते हैं। ये कुछ इंस्ट्रूमेंट की खासियत भी होती है, जैसे कि एडी करंट स्पीडोमीटर होती है, जहाँ पर हम कहते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट को कुछ समय बाद मतलब कुछ पर्टिकुलर किलोमीटर के बाद ही वो आउटपुट रीडिंग देना चालू करता है। जैसे कि हम एडी करंट स्पीडोमीटर की बात करें कि कभी उसको लगाएंगे हमारे ऑटोमोबाइल के अंदर, तो जब तक इस 15 किलोमीटर की रेंज तक हम चला नहीं लेते हैं, उसको 15 किलोमीटर की स्पीड तक नहीं चला लेते हैं, उसके बाद ही वो रीडिंग शो करना चालू करेगा आपके मीटर स्केल के ऊपर आपके पास में। तो हम ये भी कहते हैं कि थ्रेशोल्ड बेसिकली कहते हैं कि आप चाहे कितना भी इनपुट दे दो, एक मिनिमम इनपुट के बाद ही वो आउटपुट रीडिंग आपको इंडिकेटिंग स्केल के ऊपर देना चालू कर देगा मेरे पास में, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं इट इज अ डिफाइन ऐसा करता है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ इनपुट बिलो विच आपको जब कोई भी आउटपुट नहीं मिला, बिलो विच नो आउटपुट अपीयर्ड इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड इनपुट। जैसे आप उसको फिगर में भी शो कर सकते हो, ये फिगर आपको शो कर रहा है कि लेट अस अज्यूम कि आपने एक कर्व ड्रॉ करा है वोल्टेज वर्सेस करंट का, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि सर एक मिनिमम वोल्टेज 0.3 देने के बाद ही आपकी करंट और वोल्टेज का कर्व आपका इंक्रीमेंट होना चालू, उसके पहले आपने जब तक 0.3 नहीं दिया था तब तक ये कर्व चालू नहीं हुआ था मेरे पास में।
तो डेट इज कॉल्ड योर कर्वेचर शो फॉर द थ्रेशोल्ड। नेक्स्ट डेफिनेशन दैट कुड बी रिजोल्यूशन, जहाँ पर हम बात करते हैं जैसे एक इसको भी एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाना चाहूँगा कि लेट अस अज्यूम मेरे पास में एक मीटर है मेरे पास में, ठीक है। इसकी मिनिमम और मैक्सिमम रेंज सिर्फ आपको मैं दे देता हूँ मैं यहाँ पर। इसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम रेंज है 0 और एक की मैक्सिमम रेंज है 10 एम्पियर। अब मुझे थोड़ा सा आप लोगों से डिफाइन चाहिए था। अब मैं आप लोगों से कहूँ कि इनके बीच की मैंने डिवीज़न कर रखे हैं कुछ, ठीक है। डिवीज़न बोले कि स्केल के अंदर कुछ डिवाइड कर रखा है मैंने इसको। अब मैं केस एक एक केस लेके बात करता हूँ मैं कि केस 1 में मैंने 10 डिवीज़न करे हैं इसके अंदर। सेकंड वाले केस के अंदर एक और मीटर लिया है इसी रेंज का, उसको मैंने 100 डिवीज़न ले रखे हैं उसके मैंने। थर्ड केस मैंने इसी तरह का मीटर की रेंज ली है और उसके अंदर 1000 डिवीज़न कर रखे हैं मैंने उसके अंदर, ओके 1000 डिवीज़न कर रखे हैं। तो अब मैं आपसे पूछूं कि जब मेरे पास में इस तरह के मीटर के अंदर 10 डिवीज़न थे तो मिनिमम वैल्यू कितनी मेज़र कर सकता था मैं? तो बोलूँगा सर 10 एम्पेयर इसकी मैक्सिमम वैल्यू है और मैंने इसके अंदर 10 डिवीज़न कर रखे हैं, तो मिनिमम वैल्यू जो मैं यहाँ से मेज़र कर सकता था डेट इज़ 1 एम्पेयर करंट में मिनिमम यहाँ से मेज़र कर सकता हूँ इस पर्टिकुलर रीडिंग से। इसकी मैं बात करूँ 100 डिवीज़न वाले केस की एक मेजरमेंट टूल से, तो इसका मिनिमम जो मेरा डिवीज़न है जो एक डिवीज़न मेज़र करेगा वो 0.1 करेगा। थर्ड वाले केस की बात करूँगा तो सर ये देगा आपके पास में 0.001 एम्पेयर करंट देगा मेरे पास में, ठीक है। ये 3 अलग अलग केसेस है, 3 अलग अलग मेरे पास में मीटर्स हैं जो एक एम्पेयर का एक डिवीज़न 1 एम्पेयर का बता रहा है, एक 0.1 एम्पेयर का बता रहा है, 0.01 एम्पेयर का बता रहा है। लेट्स एग्जांपल, अब इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। इफ़ वी हैव कि मैंने आपको बोला है कि मुझे इसी मीटर से 5.22 एम्पेयर करंट को मेज़र करना है। इस एक करंट की रीडिंग नोट करनी 5.22 एम्पियर। तो ये बताइए कि इनमें से कौन सा मीटर आपके लिए बेस्ट रहेगा। तीनों मीटर ध्यान दीजिएगा। एक मीटर के अंदर जो मिनिमम वैल्यू है वो कैसे आपको दिखाई देगी, आपको रीडिंग ऐसे दिखाई देगी क्योंकि वो एट ए टाइम से 1 एम्पेयर नोट करती है। तो एक तरफ आपको 5 दिखाई देगा, एक तरफ 6 दिखाई देगा और इन दोनों के बीच में कहीं इंडिकेशन देगा आपको कौन, मीटर। ऐसा इंडिकेशन दिखाई देगा जहाँ पर को आपको एजम्पशन करना पड़ेगा कि कितनी क्लोज है मेरे 5 और 6 के बीच में। इट मीन्स एक्यूरेटली आप वहाँ पर नहीं बता पाओगे कि आपका रीडिंग कितनी है। कभी आप लोग बात करो सेकंड वाले केस की तो ये बोलेगा कि आपकी रीडिंग है 5.2 और एक तरफ है 5.3 और इन दोनों के बीच में कहीं मेरा मीटर रेंजिंग बताएगा आपको। थर्ड वाले केस की हम बात करें जहाँ पर हम बात करेगा कि आपका मीटर के अंदर आपको एग्जैक्टली बोल रखा होगा कि 5.22 की स्केल कहाँ पर है और वहाँ पर आपका मीटर इंडिकेट कर रहा होगा। तो हम रिजोल्यूशन की बात करते हैं कि कितना स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट कितना आप मेजरमेंट कर सकते हो टूल के साथ में, ठीक है। तो बेसिकली ये कैरेक्टरिस्टिक होती है मेरे इंस्ट्रूमेंट की जहाँ हम बोल सकते हैं कि स्मॉलेस्ट चेंज हमारा जो भी इनपुट का है वो आप अपनी मीटर स्केल पे डिटेक्ट कर सकते हो, तो उसको हम बोलते हैं रिजोल्यूशन। जितना अच्छा रिजोल्यूशन होगा उतना मिनिमम से मिनिमम वैल्यू आप मेजर कर पाओगे, ओके। और इससे आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ती है आपकी मेजरमेंट की, ओके। That's it for this particular lecture. In next lecture, we will continue toward the sensitivity, and we will talking about sensitivity and its particular part, that is sensitivity to disturbance. Thank you all of you. We will continue lecture.